बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड। सैंपल स्पेस के अंदर जो हर एलिमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? तो जब हमने स्टार्ट में यूनिट को पढ़ा था तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स जो कि रिमेंबर का है, इसमें देखें उसने यही स्टेटमेंट दोबारा से यही स्टेटमेंट वहाँ पे पूछी हुई है एमसीक्यू में। ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सैंपल पॉइंट क्या है। तो ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। तो हमने सैंपल पॉइंट देखना है, तो सी ऑप्शन सैंपल पॉइंट है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हर एमसीक्यू आपको पीछे थ्योरी में से रिलेट करके समझाऊं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि एमसीक्यू वो किस किस अंदाज से पेपर में बना के देता है। एन आउटकम विच रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपेंड। जो हम चाह रहे होते हैं कि कोई चीज़ हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखें, ये डेफिनेशन है फेवरेबल आउटकम की। एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम वी एक्सपेक्ट द थिंग्स। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तवक्को कर रहे होते हैं कि चीज़ हो जाए, उसे हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कॉइन को, जिसके ऊपर हेड और टेल होता है, उसको अगर हम ऊपर फेंकें, उछालें, ठीक है, तो उसके उछालने से हमने जो चूज़ किया होता है, जैसे हमने अगर हेड को चूज़ किया है, तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हों वो क्या हो? हेड हो। ठीक है, तो वो फिर हमारी फेवरेबल आउटकम कहलाती है। हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपेंड, तो वो वाली आउटकम हमारी फेवरेबल आउटकम कहलाती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, विच वन टेल्स अस हाउ ऑफन a specific event occurred relative to the total number of frequency event are trials। तो ये भी एक डेफिनेशन है जो कि है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये देखें, सेम यही स्टेटमेंट उसने यहाँ पे लिखी हुई है, a specific event occur। ठीक है, देखें यहाँ पे मैं आपको वर्ड साथ में, a specific event occur relative to the total number। तो यहाँ पे भी देखें, relative to the total number of frequency event are trial, relative टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट आर ट्रायल। तो उससे क्या कहेंगे हम फिर? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी जो स्पेसिफिक इवेंट की होती है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है। ठीक है, तो लिहाजा ये एक डेफिनेशन है जिसके बारे में उसने पूछा हुआ है। तो ये किसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि आ स्पेसिफिक इवेंट होकर रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि स्पेसिफिक इवेंट को उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करके आती है, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो लिहाजा सी ऑप्शन फिर करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद कहते हैं एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की जो एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये भी बुक के ऊपर ही यहाँ पे देखिए मेंशन है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने कौन सा ऑप्शन फिर करेक्ट करना है कि एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी भी क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आपको ये रिमेंबर वाले कॉलम्स जो से हैं ये अच्छे से रीड करने हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी। तो उसने यही पूछा है कि जो एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की, वो क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एमसीक्यू वैसे कट है रिवाइज स्मार्ट सिलेबस में। उसके बाद नेक्स्ट है, द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड। किसी इवेंट के होने के जो जो चांसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो ये भी देखें, स्टार्ट में हमने पढ़ा था द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट है। देखिए यहाँ पे भी सेम यही स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है, द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपने डेफिनेशंस अच्छे से याद की होंगी तो उन्हीं के साथ जो है वो लिंक्ड हैं ये वाले एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो है, एन इवेंट विच वी विल प्रोबेबली ऑकर इट हैज ग्रेटर चांसेस टू ऑकर इज कॉल्ड। ऐसा इवेंट जिसके ग्रेटर चांस हो ऑकर होने के, वकू पजीर होने के, उस इवेंट को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जब हमने स्टार्ट में पढ़ा था तो हमने यहाँ पे एक लाइकली इवेंट पढ़ा था, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली ऑकर इट हैज ग्रेटर चांस टू ऑकर।
ऐसा इवेंट जिसके ग्रेटर चांस हों, ठीक है, उसे हम लाइकली इवेंट कहते हैं, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। ये देखें, लाइकली इवेंट। तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्रेटर चांस टू ऑकर आएगा तो क्या है? लाइकली इवेंट, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से जो है उसने एमसीक्यू पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस जो है वो उसने फाइंड आउट करने को पूछा है, ठीक है। अब देखें, उसने कहा है 4 डाइस को रोल किया जाए तो कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस बनेंगे। देखें, जब हम एक रोल को जोन सा है वो अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज आएंगी। डाइस के ऊपर यही नंबर्स होते हैं ना, जो लूडो के दाने होते हैं उनके ऊपर यही वाली काउंटिंग्स होती हैं, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो ये एक दफ़ा इसको करने से आएगा, ठीक है, 6 तक। वो कहता है 4 डाइस को रोल किया गया है। अब एक डाइस के ऊपर ये वाली काउंटिंग आएगी ना, ठीक है। तो ये आगे 6 तक नंबर, और कितनी दफ़ा किया गया? 4 टाइम। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बनेगा? 6 टू द पावर 4, ठीक है। यानी एक डाइस को रोल करें तो ये नंबर्स आएंगे, तो इसका मतलब 6 तक नंबर्स आएंगे, और 4 डाइस उसने लिए हैं, तो फिर इसका मतलब 6 टू द पावर 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। जब हम पेयर लेते हैं डाइस का, ठीक है, इसके बारे में हमने क्वेश्चन पढ़े थे जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था। तो पेयर ऑफ डाइस को जब रोल किया जाता है ना, तो कुछ इस तरह से उसकी टेबल बनता है, ठीक है। यानी अगर आपने एक, ये देखें, फर्स्ट और सेकंड उसने लिखा हुआ है, ठीक है। जब आपने पहले वाले को रोल किया तो 1 आया, और साथ में दूसरे वाले को भी रोल किया 1 आया। तो इस तरह से ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ पैदा होती हैं जब हम पेयर लेते हैं डाइस का, ठीक है। पेयर मतलब 2 डाइस हमने लेने हैं, एक को रोल किया 1 आ गया, फिर दूसरे को रोल किया 2 आ गया, 3 आ गया, इस तरह से, ठीक है। तो इससे मुतल्लिक, पेयर से मुतल्लिक एमसीक्यू है कि अगर पेयर लिया जाए डाइस का, उसको रोल किया जाए, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू। डबल टू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डबल टू का मतलब कि जिसके अंदर 2 दफ़ा 2 आ रहा हो। ये देखें, ये एक ही दफ़ा, इन सारे पेयर ऑफ डाइस के अंदर एक ही दफ़ा डबल 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमें प्रोबेबिलिटी में चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए होती है टोटल जो हमारी सैंपल स्पेसेस होती हैं, ठीक है, वो, और दूसरी चीज़ हमारी फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारी डबल 2 1 नहीं है, तो ये आ गया फेवरेबल आउटकम 1। और उसने कहा है फेयर डबल डाइस है, तो एक डाइस के ऊपर 6 है, तो दूसरे डाइस के ऊपर भी 6, तो 6 6 36 है। तो हमारी टोटल सैंपल स्पेसिस जो आप इन सबको काउंट भी करें ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये 6 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6। इन सबको आप काउंट कर लें, या इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 36 हमारी टोटल सैंपल स्पेसिस बनेगी। और फेवरेबल आउटकम डबल जो हमारी है उसने कहा है डबल 2 आना चाहिए, तो वो वाली जो हमारी फेवरेबल आउटकम है वो एक ही है। इसके अलावा देखें, किसी जगह पे भी 2,2 नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस इवेंट की उसने हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी जब भी फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं? ऊपर हम फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, और नीचे हम टोटल यानी सैंपल स्पेसिस लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1/36 हमारा आंसर बनेगा। तो ये देखें, ये डी वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने रोल लिया डाइस का, उसके पेयर का, ठीक है, तो वो टोटल हमारी सैंपल स्पेस 36 बनी। और उसने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2, तो डबल 2 की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है? 1। तो हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जैसे कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा हुआ है, ऊपर हम जो सा है वो फेवरेबल आउटकम लगाते हैं, और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स लगाते हैं, जिसे NS बोलते हैं। तो इन दोनों को हमने जब डिवाइड किया NA को NS पे, तो 1/36 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट MCQ है हमारा, अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है। ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या जिसके बारे में यहाँ पे हमारे पास बुक के ऊपर टेबल भी बना हुआ है, ठीक है। ये जो टेबल है प्लेइंग कार्ड्स का, ठीक है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। 52 प्लेइंग कार्ड्स चूज किए गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? जिसके अंदर जैक भी ना हो और किंग भी ना हो, ठीक है। अब देखिए, आपको इसके बारे में जो है वो अच्छे से मालूमात होगी, तो तब ही आप इस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते होंगे, ठीक है। अब देखिए, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो हमें टोटल सैंपल स्पेसिस यानी NS मिल गई। NS
वो आ गई 52। अब हमें फेवरेबल आउटकम चाहिए जिसे NA कहते हैं। अब वो कितनी है? अब उसने कहा है कि नो जैक एंड किंग, तो हमने जितने इन कार्ड्स के अंदर जैक है उनको भी निकाल देना है, जितने किंग है उनको भी निकाल देना है। जब उनको निकाल देंगे तो वो जो हमारे पास बचेंगे वो फेवरेबल आउटकम बच जाएंगे। तो ये देखें, हाँ, इसके अंदर भी एक जैक है, इसके अंदर भी एक जैक है, इसके अंदर भी एक जैक है, इसके अंदर भी, तो 4 जैक हो गए। और देखें इसके अंदर भी एक किंग है, एक किंग है, एक किंग है, एक किंग है, तो 4 किंग हो गए। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 है। तो इस 52 में से हमने 8 माइनस कर दिए, तो इधर से क्या लिया, 12 में से 8 माइनस किया 4, इधर 4 रह गया, तो 44। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम आ गए वो कितने आ गए? 44। ठीक है, टोटल जो कार्ड्स हैं वो है 52, और हमने जैक और किंग जो है इन कार्ड्स में से निकाल देने हैं। ठीक है, हर जो हमारे पास इसके अंदर हर जो सूट है उस सूट के अंदर एक एक किंग और एक एक जैक मौजूद था। तो इस तरह 8 हमारे पास टोटल ये बने, 4 किंग और 4 जैक डाल के। तो उन 8 को हमने टोटल सैंपल स्पेसेस टोटल कार्ड्स में से माइनस कर दिया, वो हमारे फेवरेबल आउटकम आ गए। हम अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको पता है, ऊपर हमने लगानी होती है फेवरेबल आउटकम, नीचे लगानी होती है टोटल पॉसिबल आउटकम। अब देखिए इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल से कट हो जाते हैं ये, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, और ये 2 के टेबल से करें तो 2 2 ज़ार 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 इधर आया 12, और 2 6 ज़ार 12, तो क्या आया 22/26। अब ये मजीद 2 के टेबल से कट हो जाता है, 2 11 ज़ार 22, 2 13 ज़ार 26, तो क्या आ गया 11/13। तो 11/13 हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये देखें बी ऑप्शन जो है 11/13 हमारा करेक्ट आंसर है। तो जब आप इस तरह समझकर और हर बात को जो है वो रिलेट करके कि बुक के ऊपर ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे समझाया गया हुआ है, उसके साथ जब आप रिलेट करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, और बार बार जब आप इधर से पीछे से इन तमाम डेफिनेशंस को भी देखेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को भी, रिमेंबर्स को भी देखेंगे, और अगर कोई सॉल्व करने वाला MCQ होगा तो उसको सॉल्व करके भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही आंसर को फाइंड आउट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर इनकी एक इमेज डेवलप हो जाएगी कि हाँ भाई अगर ये MCQ आए तो फिर इसका आंसर ये होगा। तो ये एक बेहतर तरीक़ेकार होता है MCQs को समझने का, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से बुक के अंदर जहाँ उसका मेन थीम समझाया गया हुआ है उसके साथ रिलेट करके उन टॉपिक्स को फाइंड आउट किया जाए कि ये कहाँ से आया, ये चीज़ कहाँ से उसने पूछी हुई है, और ये जब सॉल्व करने वाले MCQs आएँ तो फिर उनको सॉल्व करके प्रॉपर वे से आंसर निकाला जाए, तो फिर हमारे MCQs बिल्कुल करेक्ट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।